क्या हाल है? आप सब पीछे पीछे आवाज आवाज आ जाती है आप लोगों को? आपको आ जाती है पीछे आवाज? आ जाती है? पीछे बैठने का फायदा क्या है, मतलब ऐसे पीछे बैठने में ज्यादा है? अच्छा, चमकता है आगे से? ये बड़ा यूनिक बना है। अच्छा अच्छा। बिना चश्मे के सारे के सारे? आपका चश्मा बस केवल। ठीक है। तो हम लोग करेंगे स्टार्टअप भी। हम लोगों ने कहाँ पे छोटा था उस दिन? आर्थिक व्यवस्था कर रहे थे हम। अच्छा अच्छा, नगर नियोजन ने पूरा कर लिया था ना? ठीक है, नगर नियोजन ने कर लिया था, आर्थिक व्यवस्था स्टार्ट की थी हमने। बेसिकली हम हड़प्पा पढ़ रहे थे ना। हड़प्पा पढ़ रहे थे हम। हमने इंट्रोडक्शन किया था इसका। इंट्रोडक्शन लिखा था और हमने इस पे लिखा था कि इसकी जो नगर नियोजन था वो कैसे था। ठीक है, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग वगैरह वगैरह रिवाइज किया आप लोगों ने कुछ? रिविजन किया आप लोगों ने? बगले झाकरे सब। रिविजन कब करोगे फिर? साथ में रिवाइज भी करते चलो, अब पेपर आने वाला है जल्दी, ठीक है? चलो ठीक है, हम आगे करते हैं। उस दिन हमने नगर नियोजन किया था, अब आर्थिक व्यवस्था पढ़ रहे थे हम। आर्थिक व्यवस्था के मैंने आपको 4 स्तंभ बताए थे बेसिकली। ठीक है। कितने भागों में डिवाइड किया था हमने आर्थिक व्यवस्था को? किसी भी सिस्टम की मैंने बताया था आप लोगों को कि जब भी हम प्राचीन भारत में बात करेंगे तो आर्थिक व्यवस्था जो होगी हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला था हमारा कृषि। ठीक है। कृषि हम इनकी जानते हैं, बहुत उन्नत व्यवस्था में थी, उन्नत अवस्था में थी, बहुत सारे क्रॉप्स कल्टीवेट करते थे। और सिंचाई व्यवस्था भी इन्हें पता थी, हल का भी यूज करते थे। ठीक है, बहुत अच्छी इनकी कृषि थी। दूसरा हमने क्या लिखा था, बताओ? लिखा भी था आपने, नहीं लिखा था कुछ? हाँ, तो पशुपालन लिखा था उसमें आर्थिक व्यवस्था में कि पशुपालन भी अच्छा था इनका। ठीक है। तीसरा हमने लिखा था इनका जो कला था, कला और स्थापत्य अच्छा था। और चौथा हमने कहा था व्यापार की बात करेंगे इसकी। ठीक है, तो इन 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे उनकी आर्थिक व्यवस्था को। पहले हम कृषि की बात करेंगे, पशुपालन की, कला की, और लास्ट में व्यापार की। ठीक है, तो एक एक करके लिखना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है सभी को? ठीक है, आप लोग रिवीजन इसलिए बोलो, रिवीजन करोगे ना तो अगर डाउट होगी तो अभी हम क्लियर करके आगे चल जाएंगे। ठीक है, बाद में फिर आपको कोई डाउट होता है तो फिर ऐसा ना हो कि कंपाइल होते जाए हो। ठीक है, आपका फोन मिल गया था उस दिन? मिल गया था? चलो बढ़िया, घर में ही था? बोलो। ठीक है, तो लिखते हैं हम कृषि के बारे में लिखते हैं, तो शुरुआत करना है इसमें। हाँ, हड़प्पा कालीन कृषि व्यवस्था। हड़प्पा कालीन कृषि व्यवस्था। कृषि व्यवस्था उन्नत अवस्था में थी। उन्नत अवस्था में थी। आगे लिखना। ये लोग सिंचाई से परिचित थे। ये लोग सिंचाई से परिचित थे एवं संभवतः ये कृषि के लिए संभवतः ये कृषि के लिए हलों का प्रयोग करते होंगे। हलों का प्रयोग करते होंगे जो कि प्राय जो कि प्राय लकड़ी के बने होते थे। लकड़ी के बने होते थे। आगे लिखना। जौ एवं गेहूं। जौ एवं गेहूं इनकी मुख्य फसलें थी। जौ एवं गेहूं इनकी मुख्य फसलें थी। जिसके अतिरिक्त जिसके अतिरिक्त ये चावल चावल और बेसिकली मस्टर्ड, सरसों, चावल, मरसों, सॉरी सरसों, एवं कपास। कपास को ब्रैकेट में लिखना।
कपास को ब्रैकेट में लिखना। ग्रीक कपास को बोलते हैं सिंडन। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है मेरे ख्याल से एक बार यूपीएससी वगैरह में कि किस क्रॉप को सिंडन कहते थे ग्रीक लोग, कपास को सिंडन कहते थे। ठीक है, ग्रीक जो ग्रीस से आए थे ना, वो कपास को सिंडन कहते थे। इसके अतिरिक्त लोग चावल, सरसों एवं कपास का भी उत्पादन किया करते थे। एक लाइन ऐड कर दें लास्ट में। राबी एवं खारिफ। राबी सर एवं खारिफ। फिर से बोल दीजिए। अच्छा, राबी एवं खारिफ। हिंदी में क्या बोलते हैं, रबी बोलते हो? रबी ये वाला रबी। सर ऐसे, रबी की फसल बोलते हैं। अच्छा, या बा बोलते हैं इसे, बा ना। ठीक है, रबी। तो रबी एवं खरीफ की फसल यह बोया करते थे। या बोया करते थे। ठीक है, तो कृषि के बारे में थे। राबी और खारिफ की सभी फसल का उत्पादन करते थे। मुख्य रूप से जौ और गेहूं के ज्यादा साक्ष्य मिले हैं हमें। ठीक है, और इन्हें सिंचाई से भी परिचित थे, सिंचाई भी करते थे। और कई बार हमने देखा है कि इन्हें कुछ ऐसे हमें खेत मिले हैं साक्ष्यों में कि जो कि जुते हुए हैं, तो हलों का इस्तेमाल पक्का होता होगा। हल के साक्ष्य नहीं मिले हैं, क्योंकि हल मॉडर्न डे हल जो बनते हैं लोहे के बनते हैं, लोहे के साक्ष्य मिल जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि इस टाइम पे लोहा नहीं था। तो जो हम मानते हैं कि जो इनके जो जुते हुए खेत है वो जनरली जो लकड़ी के हल थे उनका यूज किया जाता होगा। ठीक है, तो लकड़ी टाइम के साथ डिग्रेड हो जाती है। तो इनकी कृषि थी बहुत अच्छी थी। ठीक है, कृषि सरप्लस प्रोडक्शन था, वो हमें पता भी है, क्योंकि अधिकतर साइट्स में इनके यहाँ अन्नागार मिला है। तो अन्नागार इसलिए बना रखा है कि जो ज्यादा प्रोडक्शन हो गया उसके स्टोर कर सके। ठीक है, चलो पशुपालन की पशुपालन की बात करते हैं। और ये पॉइंट मैंने आपको उस दिन बताया था, दुनिया में सबसे पहले लोग जिनने कॉटन का उत्पादन किया था वो यही लोग थे। ठीक है, अगर आपको नहीं याद उस दिन लिखा तो इसमें यहाँ पे स्टार मार के लिख देना। ये सैंधव घाटी सभ्यता के लोग दुनिया में प्रथम लोग थे जिन्होंने की कपास का कृषि शुरुआत की थी। कपास की कृषि की शुरुआत की थी। ठीक है, तो कॉपर, ये इनका जो कपास था, कॉटन था, इतना अच्छा प्रोडक्शन था कि जो हड़प्पा है उसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है एंशिएंट काल में। ठीक है, मैनचेस्टर, लैंकेस्टर, ये सब जो पुरानी ये ब्रिटेन की जगह है ना, कॉटन प्रोडक्शन के लिए मानी जाती है। तो आगे लिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, आगे लिखा दूंगा मैं। तो ये कृषि था। अगला लिखना पशुपालन, मतलब पशुपालन के बारे में बात करते हैं। आ, पशुपालन, पशुपालन से भी यार लोग परिचित थे। से भी यार लोग परिचित थे। इन लोगों द्वारा विश्व में पहली बार, लोगों द्वारा विश्व में पहली बार मुर्गे को या मुर्गे का पालन किया गया। मुर्गे का पालन किया गया। ठीक है, मुर्गी का पालन किया गया। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त भैंस, भैंस, ऊंट, बैल, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, भेड़, बकरी, सुअर इत्यादि का भी पालन इनके द्वारा किया गया। इनके द्वारा किया गया। एक रन और ऐड करना इसमें इंपॉर्टेंट है। आ, घोड़े के बारे में, घोड़े के बारे में विवाद है कि ये जानते थे या नहीं। घोड़े के बारे में विवाद है कि यह परिचित थे या नहीं। हालांकि
सुरकोटडा नामक स्थान से। हालांकि सुरकोटडा, सुरकोटडा ये गुजरात में है आपका, सुरकोटडा नामक स्थान से, गुजरात, सुरकोटडा नामक स्थान से, सुरकोटडा नामक स्थान से हमें घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। हड्डियों के साक्ष्य मिले। ठीक है, तो ये याद रखना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं घोड़ा में स्पेशली आपको लिखा रहा हूँ, देखो सारे लगभग लगभग जानवर है, सारे ये पशुपालन कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात आती है घोड़े की या हॉर्स की, ठीक है, इसकी बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। हमारी ना पूरी हड़प्पा हिस्ट्री घोड़े पे आकर रुक जाती है। ठीक है, बताता हूँ, क्योंकि इसे समझना मेंस में काम आएगा, आपकी प्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम क्या मानते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता थी इसका अंत हुआ क्योंकि आर्यंस ने अटैक किया। ठीक है, आर्यंस पता है ना आपको, जो वैदिक सभ्यता है वो उन्हें आर्यन कहते हैं, जो हम लोग हैं हम भी आर्यन के वो थे। तो अगर ये मानो आप, थोड़ा रफ फिगर बनाता हूँ मैं, थोड़ा ड्राइंग में मत जाना एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, ये इंडिया आपका हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मान लो इंडिया आपका है, ये हमारा शीट टाइप का ऐसे। ठीक है, इंडिया हो गया आप पे, और ये आपका सेंट्रल एशिया हो गया, मध्य ठीक है, सेंट्रल एशिया हो गया। क्या मछली लग रही है ना? मेरा भारत हमेशा मछली लगती है। ठीक है, पर रफ फिगर इंडिया है। ठीक है, ये वैसे वरना ये मान लो कि अखंड भारत है एक तरह से। ठीक है, तो अखंड भारत के रूप में मानते हैं, उससे वैसे था। तो सेंट्रल एशिया से देखो आर्यंस जो थे ना हमारे, जो वैदिक सभ्यता वाले हैं, तो हम बोलते हैं कि अरे ये पूरी जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है इस पूरे एरिया में फैली हुई है। ठीक है, अब ये कहीं ऊपर से आते हैं, अटैक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अटैक कर रहे हैं ऐसे, यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। तो हम ये बोलते हैं कि हड़प्पा के बाद जो लोग आए वो आए आर्यंस। ठीक है, हड़प्पा के बाद आपके आर्यंस आए हैं, आर्यंस जो वैदिक सभ्यता वाले सर हैं। सर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर घोड़े के साक्ष्य मिले, क्या ये लोग युद्ध भी करते थे? युद्ध को के बारे में भी जानकारी रही होगी। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ पूरा ना, ये घोड़े से मैं वहीं पे ला रहा हूँ, आपको ये सब समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, बस ध्यान देना। तो ये यहाँ पे है। अब देखो हम क्या कहते हैं कि हड़प्पा बहुत विकसित सभ्यता थी। ये जो सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए थे, बड़े वैसे थे, ट्राइबल लोग नहीं होते, जनजातीय टाइप के लोग, कि एक खुले मैदान में घूमते जीवन जी रहे हैं, और थोड़ा बहुत कच्चा पिका मिला तो उसे खा रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि इन आर्यंस ने, जो कि बहुत कम विकसित थे, इन लोगों ने इन हड़प्पा वाले लोगों को कैसे हरा दिया। ठीक है, तो एक तो जवाब है इनका कद काठी। सेंट्रल एशिया के लोग जो देखना, आपकी जो रशिया वगैरह के ट्राइब्स वगैरह देखना, आप हट्टे कट्टे होते हैं, चौड़े वगैरह होते हैं, बढ़िया उनका खान पान होता है। और इंडियंस हमें पता ही कैसे होते हैं। ठीक है, क्या बात करें अपनी। तो ऐसे लोग थे। तो एक तो हम बोलते हैं कद काठी बड़ी स्ट्रांग थी, दूसरा हम बोलते हैं घोड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है घोड़ा। कभी कोई पुराने पीरियोडिक सीरीज देखना या फिर मूवीज देखना, तो एक होती है इन्फेंट्री जो पैदल सैनिक होते हैं, एक होते हैं कैवलरी जो घुड़सवार होते हैं। ठीक है, तो घुड़सवार सेना अगर 100 भी जा रही होगी तो 1000 2000 पैदल सेना का विनाश करके आगे निकल जाएगी। ठीक है, एकदम से आते हैं भाले भूले लेके पूरा विनाश कर देती है। तो कैवलरी उस समय की मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट थी वॉरफेयर में। ठीक है, तो हम कहते हैं कि आर्यंस के पास घोड़े थे और हड़प्पन्स के पास घोड़े नहीं थे। इसके आधार पर हम मानते हैं कि हड़प्पा के बाद आर्यंस आता है, और आर्यंस कोई और नहीं, बाहरी आक्रांता है जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया और फिर यहीं पर रह गए। फिर यहाँ से एक थ्योरी शुरू होती है कि नॉर्थ इंडिया वाले लोग कौन हो गए, आर्यंस, और दक्षिण भारत वाले कौन हो गए, द्रविडियंस। ठीक है, तो द्रविडियन जो बेसिकली पॉलिटिक्स शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि आर्यंस आप तो लोग तो बाहर के, हम आप हमारे हो ही नहीं, हम लोग यहाँ के मूल निवासी है। ठीक है, तो एक समाज में जो एक बेसिकली डिवीजन पैदा होता है इससे, कि आर्यंस आप लोग यहाँ के, हम नहीं है यहाँ के, हड़प्पन वाले द्रविडियन से। ठीक है, तो ये डिवीजन शुरू होता है। अब क्या हुआ, हमें गुजरात में सुरकोटड़ा में घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले। ठीक है, बहुत पहले की बात है, मिले हमें। तो हमने कहा शायद इन्हें घोड़ा भी पता हो। अब अगर हड़प्पन्स को घोड़ा पता होगा, बाय द वे, तो फिर ये बात फॉल्स हो जाएगी कि आर्यंस ने अटैक करके जीता। फिर हम क्या बोल सकते हैं कि हड़प्पा और आर्यंस एक ही लोग थे। ठीक है, फिर हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि जो एक राइट विंग वाले हिस्ट्री वाले ना, राइट विंग लेफ्ट विंग समझते हैं, थोड़ा लेफ्ट वाले कम्युनिस्ट राइट विंग वाला थोड़ा प्रो गवर्नमेंट, तो राइट विंग हिस्ट्री पहले से मानती है कि हड़प्पा आर्यंस एक ही लोग थे। लेफ्ट जो हिस्टोरियंस वो मानते हैं कि दोनों अलग अलग थे, आर्यंस वर अटैकर्स। ठीक है, आक्रांता थे। तो ये आती है, तो इसके बारे में काफी खोज चल रही है। अब कुछ टाइम से आप देख ही रहोगे, जब से थोड़ा ये हिंदू राष्ट्रवाद वाली थ्योरी आ रही है, कुछ राइट विंग हिस्टोरियन क्या कर रहे हैं, अब इस बात को ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं कि हड़प्पन से आर्यंस सेम थे। अब कुछ सालों पहले बागपत मेरठ में एक जगह है,
वहां पे हमें एक रथ मिला है, बहुत बड़ा रथ मिला है, और रथ के साथ में वहाँ फीमेल वॉरियर भी मिले हैं, मतलब महिला जो वॉरियर्स होते हैं ना, वो भी मिली है हमें। तो हम वहां से प्रूव कर रहे हैं कि ये उनकी कार्बन डेटिंग की तो हड़प्पा के हैं, तो हड़प्पा कालीन रथ वहां पे मिला है हमें। तो अब राइट विंग हिस्टोरियन बोल रहे हैं कि देखो यहाँ से तो बहुत क्लियर हो गया कि इन पे रथ भी है, हड्डियां भी हमें पहले मिली है, हड़प्पा और आर्यन सेम थे। ठीक है, तो ये एक विवाद चल रहा है, काफी टाइम से विवाद चल रहा है। तो हड़प्पा आर्यंस वाली, अभी जो हम पढ़ते हैं, जो हम मानते हैं, वही मानते हैं कि हड़प्पन के बाद आर्यंस आए थे, और आर्यन सेंट्रल एशिया की प्रजाति थी, जब तक इस पे कोई और रिसर्च नहीं हुई है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ सारी बात बाद में घोड़े पे आ जाती है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है, आएगा भी, मतलब कि पहले आता था काफी, कि हड़प्पा वासी घोड़े को पशुपालन करते थे या नहीं, घोड़े का यूज करते थे या नहीं, तो आंसर होगा नहीं। हालांकि घोड़े के साक्ष्य सुरकोटड़ा गुजरात में मिले हैं हम। ठीक है, जो अभी कॉमन नॉर्मल हिस्ट्री चल रही है, हम बोल सकते हैं कि शायद कोई सेंट्रल एशिया से ट्रेडर वगैरह आया, उसका घोड़ा मर गया हो, तो शायद उसकी हड्डी के साक्ष्य मिले वहां से। पर हम बोलेंगे साधारणतः हम घोड़े से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो ये सारी कहानी उसके लिए पूरी मेंस में कभी काम आएगी आपकी, अगर ऐसे कुछ आता है ना, या फिर आगे चल के कुछ ज्यादा अगर हिस्ट्री में रिसर्च होती है और थोड़ा और उत्खनन वगैरह किया जाता है, तब ये आपको लगेगा। क्लियर इतना? तो इन्हें सारे पशु पता थे, केवल घोड़े के अलावा। ठीक है, तो ये आपका इनका पशुपालन था। इनके अब वो देखते हैं आगे, इनके आर्टिस्ट वगैरह कितने अच्छे थे, आगे लिखना, पैराग्राफ चेंज करना। हाँ, हड़प्पा कालीन सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था लिख रहे ना, मैंने आपको बताया था। ठीक है, हमने कृषि कर लिया है, हमने पशुपालन कर लिया है, अब हम कला पे आते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता की कला भी कला भी काफी विकसित थी। यहां पर यहां पर उत्कृष्ट स्तर के सुनार, यहां पर उत्कृष्ट किस्म के सुनार, कौमा, बुनाई करने वाले, कौमा, नाव बनाने वाले, कौमा, मूर्ति बनाने वाले, मूर्ति बनाने वाले, कौमा, मुहर बनाने वाले इत्यादि, मुहर बनाने वाले इत्यादि कलाकार, मुहर बनाने वाले इत्यादि कलाकार निवास करते थे। निवास करते थे। एक लाइन और जोड़ना इसमें, हड़प्पा कालीन लोग, हड़प्पा कालीन लोग दुनिया में सर्वप्रथम थे, या विश्व में सर्वप्रथम थे, जिन्होंने चांदी का उपयोग किया। जिन्होंने चांदी का उपयोग किया। ठीक है, ठीक है। इसमें देखो ये पॉइंट याद रखना जरूर, कि कृषि में देखो सबसे पहले हड़प्पा ने क्या शुरू किया, कपास। ठीक है, ये याद रखना। पशुपालन में सबसे पहले इन्होंने क्या पालना शुरू किया, मुर्गा, या फिर फाउल जिसे बोलते हैं, जंगली मुर्गा। ठीक है, और कला में सबसे पहले ये यूज किया इन्होंने, चांदी का प्रयोग। ठीक है, तो ये विश्व में इसमें पहले नंबर पे थे, पहली बार इन्होंने यूज किया। ठीक है, तो सभ्यता थी हमारी ये थी। अब देखो व्यापार पे आएंगे हम। व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में। आपकी कृषि बहुत अच्छी है, आपके अन्न भंडार पूरे भरे हुए हैं। ठीक है, पशुपालन अच्छा है, आपकी बढ़िया डेयरी वेरी मीट इंडस्ट्री चल रही है। ठीक है, कला में आप अल्टीमेट लेवल है, आपके आसपास भी कोई नहीं है। ठीक है, आपके यहाँ सुनार भी है, चमड़े पे काम करने वाले हैं, नोट आपकी जो आपकी बोट वगैरह बन रही है, बहुत अच्छी क्वालिटी की बन रही है, बहुत अच्छी टाइप की आप वीविंग कर रहे हैं, बुनाई कर रहे हैं। ठीक है, मूर्तियां अलग लेवल की चल रही है। तो ये जब सब चीजें उन्नत लेवल की है, तो क्या अच्छा होगा, व्यापार। ठीक है, ये बिल्कुल भयानक व्यवस्थाएं पहुंच चुकी है। तो इनका जो व्यापार था, इस पे आप बात करेंगे, ये आपका सेपरेटली भी टॉपिक आ सकता है पीसीएस मेंस वगैरह में, क्योंकि ये थोड़ा सा वो है, इसमें कुछ फैक्ट वगैरह भी लिखाऊंगा आपको। जैसे ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत तो नहीं आएगी ना, क्योंकि मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि हिंदी में राइटिंग नहीं बनती मेरी, फिर थोड़ा जो ऑलरेडी आएगी।
ट्रेड जो होता है ना, देखना आप दो चीजें, आप कभी व्यापार करोगे तो मुख्यतः दो मार्गों से होता था। एक कौन सा होगा? ठीक है, एक तो आपका सी रूट होगा और दूसरा बिल्कुल लैंड रूट, या फिर जिसे बोलते हैं आप सड़क मार्ग से हो जाता है। ठीक है, तो दो रूट से होता है आपका ये सब चीजें। तो पहली बात यह है कि हड़प्पा कालीन व्यापार समुद्र रास्ते से और सड़क रास्ते दोनों से होता था, बहुत उन्नत था। ठीक है, दूसरी बात क्या थी, इनका जो व्यापार मुख्य रूप से होता था वो होता था लग्जरी आइटम में। ठीक है, मतलब विलासी वस्तुओं में। कि ठीक है, क्योंकि देखो इनका क्या है, इनके पास परिपूर्ण है सब कुछ, इनका सब कुछ अच्छा बढ़िया चल रहा है, खान पान सब बढ़िया चल रहा है। तो ये अच्छे अच्छे आइटम बनाते थे, अच्छे उनके कपड़े बना दिए, ठीक है, बेहतरीन क्वालिटी की मूर्तियां बना दी। तो ये सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लग्जरी आइटम का ज्यादातर वो होता था। और चौथी बात क्या है कि इनके यहाँ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, मतलब कि दूसरे देशों से मंगाते थे, जैसे कि अफगानिस्तान से टीन मंगा लेते थे। अफगानिस्तान में कोई जगह है बदखशान, वहां से मंगाते थे लेपिस लेजुली, एक रत्न था। मैं इसमें कुछ रत्न लिखाऊंगा, आपको इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है, उनका नाम इंग्लिश में है। तो ऐसे रत्न को वहां से मंगाया जाता था कि हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सब मैं इसमें लिखूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस समय आपको लगता है ट्रेड कैसे होता होगा? मैं ट्रेड कैसे करेंगे अभी आप कुछ है कहते बोलना? वस्तु विनिमय, ठीक है। ठीक है, बार्टर सिस्टम इसे इंग्लिश में बोलते हैं। और वस्तु विनिमय बोलते हैं, या फिर इसे अदला बदली प्रणाली भी बोलते हैं शायद। ठीक है, वस्तु विनिमय अदला बदला प्रणाली, कि मैं आपको जाके वहां पे जाके कॉटन का बहुत अच्छा कुछ वस्त्र वगैरह दे दूंगा, बदले में वहां से उनकी मूर्ति वगैरह कुछ ऐसे ले आऊंगा। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम चलता था। यहाँ पे हमें क्वाइन के कोई उल्लेख नहीं मिले। ठीक है, कॉइन के या सिक्कों का प्रचलन नहीं था इस समय। सिक्के का प्रचलन आगे चल के पूर्व वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में नहीं देखेंगे हम। जब हम महाजनपद काल पढ़ेंगे, हम सबसे पहली बार सिक्के का प्रचलन तब देखेंगे। क्वेश्चन प्री में आएगा कि पहली बार सिक्के का प्रचलन कब शुरू हुआ, तो महाजनपद काल में शुरू हुआ। उनको हम पंच मार्क कॉइन बोलते थे, आहत सिक्के बोलते थे, पंच मार्क के उसमें कुछ छापते थे, आहत सिक्के बोलते हैं। ठीक है, तो वो बाद में बात करेंगे। तो बेसिकली मैं इसमें आपको ये लिखाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंपोर्ट किस रत्न का किस जगह से होता था। जैसे राजस्थान की खेतरी मान से आप कॉपर मंगा रहे हो, ठीक है, बदकशान में होता है लेपिस लाजुली मंगा रहे हो, एक होता है टर्क्वाइज फिरोजा, वो आप ईरान से मंगा रहे हो। तो ये सब मैं लिखाऊंगा आपको फैक्चुअल। ठीक है, फैक्चुअल याद रखना, ये पूछेंगे डायरेक्ट। ये डायरेक्ट पूछते हैं कि एस्बेस्टस कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये सब चीजें क्लियर इतना। तो इसमें शुरुआत करते हैं। लिखना उसमें, इस काल में, काल में व्यापार विकसित एवं उन्नत अवस्था में था। व्यापार विकसित एवं उन्नत अवस्था में था। व्यापार मुख्यतः, व्यापार मुख्यतः रत्न, मुख्यतः रत्न, आभूषण, रत्न आभूषण एवं अन्य विलासी वस्तुओं, विलासी मतलब लग्जरी विलासी होता है ना, चाहे भोग विलासी होता होगा जो भी, अन्य विलासी वस्तुओं में ही किया जाता था। वस्तुओं में ही किया जाता था। आगे लिखना, यह व्यापार, यह व्यापार सड़क एवं समुद्री दोनों ही मार्गों से किया जाता था। सड़क एवं समुद्री दोनों ही मार्गों से किया जाता था। और यह, और यह वस्तु विनिमय, और यह वस्तु विनिमय स्लैश मुन्ना, वस्तु विनिमय, इसे अदला बदला प्रणाली भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में भी लिख लेना बार्टर सिस्टम। ठीक है, ये बहुत कॉमन वर्ड है, इसे पता होना चाहिए आपको। इंग्लिश में लिखना बार्टर सिस्टम। और यह वस्तु विनिमय या फिर अदला बदला प्रणाली या बार्टर सिस्टम पर आधारित था।
आगे लिखना, आयात एवं निर्यात दोनों ही प्रचलन में था। दोनों ही प्रचलन में था। और मुख्य आयातित वस्तुएं और मुख्य आयातित वस्तुएं इस प्रकार है। मुख्य आयातित, आयात मतलब इंपोर्ट होता है ना, आयातित वस्तुएं इस प्रकार है। ठीक है, ये सारे कुछ जेम्स है, ठीक है, ऐसे लिख लो उसे। जेड है, एलाबेस्टर है, अगाटे है। ये आ रहा है सेंट्रल एशिया से, मतलब मध्य एशिया से आ रहा है। ऐसे लिख लो उसे, इसका हिंदी में नाम ऐसा कुछ खास नहीं है, तो इसे ऐसे लिख लो, बस ऐसे ही पूछेंगे उसमें भी। ये जो है वो हिंदी में लिख लूंगा, टर्कोइज फिरोजा होता है, ये आता था पर्शिया सर से। एक बार रिपीट कर दीजिए यही सब। ठीक है, वो ये जो लिख रहा हूँ ना, ठीक है, पहला लिख रहे हैं हम जेड, एलाबेस्टर और अगाटे, ये आ रहा है आपका मध्य एशिया से। ठीक है, दूसरा आपका टर्कोइज, जिसे फिरोजा बोलते हैं हम, ये आ रहा है आपका पर्शिया से। तीसरा है आपका लैपिस लेजुली, इसे हम बोलते हैं लाज वर्धमणि। ठीक है, लैपिस लेजुली, लाज वर्धमणि, इससे ये आता था, एक जगह थी बद खशां, बदकशा, ये वैसा वर्ड है। सर बदखशा। हाँ, बदखशां, ये थोड़ा वैसे नहीं होता उर्दू वाला शां ऐसे करके, बदखशान, इसे ऐसे लिखते हैं वैसे इंग्लिश में हम, बदखशान। ठीक है, अफगानिस्तान में। ठीक है, और गोल्ड, सिल्वर और टिन भी ये अफगानिस्तान के अलग अलग पार्ट से आता था। तो यही है मेरे ख्याल से, और तो नहीं है। ठीक है, इतना है, और इतना ही लिख लो वैसे, अगर और लिखना है वैसे पूछते नहीं। एक और था, एक पत्थर होता है स्टेटाइट, इसे बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम सेल खड़ी। ठीक है, मूर्ति वगैरह निर्माण, थोड़ा कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल होता था। सर ये सिल्वर और गोल्ड ये कहाँ, ये कि इधर क्या लिखा हुआ? ये अफगानिस्तान से आ रहा है। ठीक है, और ये जो सेल खड़ी है, जो स्टेटाइट बोलते हैं, ये आपकी फिर से पर्शिया से आ रही है। ठीक है, तो ये हमने मेन चीजें लिखी जिसका हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनमें ज्यादा क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैंने आज तक देखे, ये पूछा गया है कि लाजवर्द मणि कहाँ से आ रही है, लैपिस लजुली लिखते हैं डायरेक्ट, या फिर टर्कवाइज कहाँ से आ रहा है। ये पांच चीजें याद रखना आप, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये आयातित वस्तु थी। अगले पैराग्राफ में लिखते हैं, मुख्य रूप से निर्यात की गई वस्तुएं इस प्रकार है, जिनका हम भारत से बाहर निर्यात करते हैं, वो लिखते हैं हम। ठीक है, जिसका निर्यात कर रहे हैं वो लिख रहे हैं हम। डायरेक्ट ना, इंडिगो को नील बोलते हैं। अ, रोड दीजी गुजरात में है। ठीक है, फिर आता है आपका कॉपर, मतलब तांबा, रोट दीजी।
प्रोट बीजी, फिर आता है कॉपर मतलब आपका तांबा, ये आता है आपका खेतरी खाने हैं, खेतरी माइंस है। ये माइंस वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खेतरी माइंस लिखोगे तो हमेशा राजस्थान याद रखना, ठीक है, राजस्थान। सर ये तांबा लिखा है। तांबा, हाँ तांबा आ रहा है आपका खेतरी माइंस से। ठीक है, अगला है एमेजोनाइट, इसे मन का कंगन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये आपका हीरापुरी गुजरात से आता है। मन का कंगन लिखते हैं इसे, मन का कंगन। लैंड होता है शीशा, शीशा लिखना कश्मीर और कर्नाटका से आ रहा है। ठीक है, एमेथिस्ट जिसे नीलम बोलते हैं, ये महाराष्ट्र से आ रहा है। और एक और जेम है, इसका नाम है फुटसाइट, ठीक है, इसका हिंदी नाम तो नहीं मिला। फुटसाइट ये आता है आपका नॉर्थर कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटका से। ठीक है, लिखा आपने, लिख रहे हो आप ये? सर ये लास्ट वाली की हिंदी। ये फुटसाइट है, FUTSHITE, नॉर्थ कर्नाटका, ठीक है, फुटसाइट इसे बोलते हैं। मैं आपको फिर बताता हूँ, एक एडिशन भी करा रहा हूँ यहाँ पे। नॉर्थ कर्नाटका, ठीक है, मैं फिर से एडिशन भी करा रहा हूँ, देख लेना यहाँ पे। नील जो आ रहा है आपका कोटदीजी गुजरात से आ रहा है, तांबा खेतरी से आ रहा है। तांबा खेतरी के अलावा एक और चीज याद रखना, बलूचिस्तान पता है आपको कहाँ है आजकल? हाँ बिल्कुल, तो सर बलूचिस्तान, पाकिस्तान। बिल्कुल सही, बलूचिस्तान से भी तांबा आता है, ठीक है। बलूचिस्तान से थोड़ा, देखो बलूचिस्तान वाला इलाका अफगानिस्तान से लिखता मिलता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा ना कि कॉपर टीन, मैंने लिखा ना पीछे वाले उसमें कि देखो कॉपर गोल्ड सिल्वर टीन वगैरह अफगानिस्तान से आ रहा था, तो सिल्वर टीन अगर पूछेंगे ना इंडिया में कहाँ से आता था, बलूचिस्तान कर देना आप, इंडिया का ही पार्ट था उसमें, ठीक है। तो ये इतना कॉमन सेंस रखना। तो बेसिकली तांबा खेतरी माइंस राजस्थान से आता था। एमेजोनाइट जिसे मन का कंगन बोलते हैं हम, ठीक है, हीरापुरी से, सीसा कश्मीर कर्नाटका से, नीलम महाराष्ट्र से, और फुटसाइट आता था नॉर्थर कर्नाटका से। ठीक है, याद रखना, इनके हिंदी वाले याद मत रखना, इंग्लिश वाले याद रखना, इंग्लिश में ज्यादा पूछते हो। रोड दीजिए, कोड दीजिए, अलग है, वो अलग है। फुटसाइट उत्तरी कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अब एक लाइन जोड़ना है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भारत देखो, अगर आप वो देखोगे, सुमेरियन सभ्यता लिखी थी हम लोगों ने पहले पन्ने में, सुमेरियन सभ्यता लिखी थी, कहाँ है सुमेरियन सभ्यता? सुमेरियन सभ्यता लिखी थी हमने, बिना पन्ने पलटा बताना। रुक जाओ थोड़ा सा धीरे में, कहाँ है? यूफ्रेटस रिवर कहाँ है ये? दो पन्ने पहले का याद नहीं है तुम्हारा तो। यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के किनारे इराक में, मेसोपोटामिया को सुमेरियन सभ्यता बोलते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, याद कर लो, चीजें रिपीट होगी फिर क्या होगा, बेसिक नहीं पता तो ऊपर का क्या ही पता रहेगा आप लोगों को। मैंने बताया, भारत और सुमेरियन सभ्यता के बीच अच्छे व्यापारिक संबंध थे। तो हमें सुमेरियन, हमें कुछ हिस्टोरिकल टेक्स्ट मिले हैं जिन्होंने उन्होंने कहा है कि हमारे भारत से बहुत अच्छे क्या है, व्यापारिक संबंध है। यहाँ पे तीन नाम उन्होंने उनके टेक्स्ट में मिलते हैं, सुमेरियन लैंग्वेज में मिलते हैं। वो तीन नाम बताता हूँ। वो बोलते हैं कि हमारी सभ्यता के मेलुहा से, एक शब्द है आपका मेलुहा, मेलुहा से बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध है। तो इस मेलुहा की पहचान हमने किससे की है कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है।
ये 3 वर्ड काफी क्वेश्चन पेपर्स में है। इसी में एक और शब्द मिला है, उसका नाम है मकन या फिर मकरन। ठीक है, ये इससे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मकरन कोस्ट देखा आपने? मकरन कोस्ट पता है आपको? मकरन कोस्ट पढ़ा? ज्योग्राफी वगैरह देखी आपने कभी? इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी देखी है? आ, पाकिस्तान और ईरान के समुद्री तट देखा आपने? कहाँ, किस बॉडी से मिलता है वो? नहीं, किस पानी के ऊपर है? अरब सागर के ऊपर है ना? अरब सागर के ऊपर। एक मिनट मैप इसमें दिखाऊंगा अगर दिख जाए। ठीक है, समझने की कोशिश करना, इतना वो नहीं है। ये इंडिया है। ठीक है, इंडिया के ये देखो, पाकिस्तान ईरान है ये वाला एरिया। तो इस समुद्र से लगता इलाका इसे पूरा मकरन कोस्ट कहते थे। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि हम मकन या मकरन की बात कर रहे हैं, तो मकरन कोस्ट की बात कर रहे हैं। और एक और शब्द इन्होंने यूज किया यहाँ पे, दिलमन। दिलमुन या दिलमन। तो इसे हमने आइडेंटिफाई किया। बहरीन कंट्री एक, बहरीन कंट्री है एक। ठीक है, आपको पता नहीं होगा तो बता यस दो। सर जी, बहरीन है सर। बाद बिल्कुल, में वहां पे बहुत आतंकवादी हमले हुए तो बहुत उसको बर्बाद भी किया गया। बिल्कुल सही बात। आप लोगों को पता था बहरीन कोई कंट्री है? पता है? कहाँ पे, कोई एग्जैक्ट बताएगा मुझे? है? कहाँ है बहरीन? कहाँ पे? देहरादून में? नहीं, यूरोप में नहीं है। कहाँ है बताओ, मैप के हिसाब से बता पाओगे? हम्म। अब इसमें ये छोटा मैप है, वरना आपको बड़ा मैप में बताता। बड़ा मैप अगर मेरे पास होता ना, नाम तो सुना ही हुआ खैर। यूएई पता है कहाँ पे? सऊदी अरेबिया पता है? सऊदी सऊदी अरेबिया के ईस्टर्न जो फुट निकला है यूएई है। यूएई के जस्ट ऊपर कतर है। ठीक है, मैं ऐसे बताता हूँ, मेरी डायग्राम थोड़ा खराब है पर मैं आपको वैसे समझाता हूँ। ये सऊदी अरेबिया है। ठीक है, ये आपका यमन हो गया, ये आपका ओमान हो गया, ये आपका यूएई हो गया। ठीक है, ये आपका कतर हो गया। यहाँ पे छोटा सा बहरीन है। यहाँ पे कुवैत आ जाएगा, यहाँ पे इराक आ जाएगा, फिर ईरान आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो रफ मैप बता रहा हूँ। तो इस बहरीन की बात, इसे हम दिलमुन कहते हैं। ठीक है, मैपिंग अपने स्ट्रांग कर लो पेपरों के लिए। ठीक है, तो जो प्राचीन सुमेरियन सभ्यता के हमें जो ग्रंथ मिले हैं, उसमें बात की गई कि हमारे व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हैं मेलुहा सभ्यता के साथ। तो उन्होंने मेलुहा किसे कहा है? हमें उन्होंने मेलुहा कहा है। पूरे मकरन कोस्ट को उन्होंने माकन कहा है। और दिलवन बहरीन की कंट्री को कहा है। ठीक है, तो ये लाइन जोड़ देना, ये 3 शब्द बहुत बार पूछे जाते हैं, लिखना। प्राचीन सुमेरियन ग्रंथों के अनुसार या ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार, प्राचीन सुमेरियन ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार, सुमेरियन एवं हड़प्पा सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध अच्छे थे। अनुसार सुमेरियन एवं हड़प्पा सभ्यता के बीच आ, अच्छे व्यापारिक संबंध थे। और इसमें ही हमें निम्न जगह के निम्न नाम प्राप्त हुए थे। हमें निम्न जगहों के निम्न नाम प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब ऐसे लिख लो, अपने हिसाब से लिख लो। ऐसे वर्ड में लिखे, इसमें ऐसे लिखना कि सुमेरियन जो टेक्स्ट है या फिर सुमेरियन जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, उसमें जो नाम मिला है मेलुहा। ठीक है, इसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं या फिर इनकी पहचान करते हैं एज आईवीसी। ठीक है, क्या कॉलम में ऐसे लिख लो कि सुमेरियन ग्रंथों में मेलुहा जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। सुमेरियन जो टेक्स्ट है उसमें मकन, माकन भी, इसे माकन लिख लो बल्कि ज्यादा बेटर रहेगा। मकन, माकन, मकरन एक ही चीज है, इसे मकरन कोस्ट कहा गया है। ठीक है, सुमेरियन जो भाषा थी ना, उसमें हमें मकरन का, हमें मेलुहा कहा गया है। जैसे अपनी भाषा में सुमेरियन बोल रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं, कुछ और कहा करते होंगे। ठीक है,
मकन, मकरन कोस्टा, ये दिलमुन है, दिलमुन या दिलमन, ये बहरीन है, ठीक है, यूएई के पास वाला। सर ये बहरीन दिलमुन है ना? हाँ दिलमुन। सर जो ये पाकिस्तान माकन ईरान का वाला, जो, हाँ सर ये माकन को क्या कहा गया? इसे मकरन कोस्ट कहते हैं, मकरन तट। इसे मकरन तट कहा जाता है, पाकिस्तान और ईरान के जो लगता है इलाका है नीचे अरब के सागर में, मकरन तट, मकरन तट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, तो हमने इनकी आर्थिक व्यवस्था में आपके सारे टॉपिक निपटाए। देखो हमने नगर नियोजन कर लिया, आर्थिक में हमने कृषि देख लिया, पशुपालन देख लिया, कला का थोड़ा बहुत देखा है, और इनका देखा क्या, व्यापार। अब देखिए हड़प्पा की हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि उनका आर्ट एंड आर्ट, बिल्कुल। ठीक है, आर्ट देखेंगे, आर्ट को बोलते हैं हम कला। ठीक है, यहां फिर मैं चार भागों में बांटूंगा, वन वर्ड में आते हैं ऑब्जेक्टिव में। सबसे पहले मैं इनकी बात करूंगा सील्स की। सील्स पता है आपको क्या होती है? मोहर। मोहर पता है ना आप लोगों को? ठीक है, सील या मोहर सबसे पहले वो देखेंगे हम। दूसरा हम देखेंगे इनका टेराकोटा फिगर्स, इसे बोलते हैं मृण मूर्ति। मृण मूर्ति क्या होती है पता है आपको? टेराकोटा क्या होता है, मृण मूर्ति क्या होती है पता है? बेसिकली मृण मतलब क्या होता है, जो रेत होती है उसकी पकी हुई ईंटों की जो मूर्ति बनती है तो टेराकोटा बोलता है। ठीक है, इसलिए मृण मूर्ति भी लिख रहा हूँ। मृण मूर्तियां देखेंगे हम। तीसरे देखेंगे हम इसमें स्टैच्यूज, जिसे हम सिंपल भाषा में केवल मूर्ति बोलते हैं। ठीक है, फिगर्स। और लास्ट में देखेंगे हम इसका पॉटरी, जिसे हम बोलते हैं मृद भांड। ठीक है, एक एक करके मैं इनकी बात बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे मोहरों से। ठीक है, एक बात याद रखना, अगर आप पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आते भी है कई बार, कि हड़प्पा कालीन कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना क्या है, सबसे उत्कृष्ट नमूना क्या है, सबसे बेहतरीन नमूना क्या है, सबसे बेजोड़ नमूना क्या है, तो हड़प्पा कालीन मोहर है। इनकी मोहरें एक्सेप्शनल क्वालिटी की थी, बेहतरीन, बहुत अच्छी। तो हड़प्पा कला की, इनका कला बहुत ज्यादा रिच है, इनका आर्ट बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर पूरी कला में कुछ एक चीज उठानी है जो सबसे बेहतरीन थी, वो थी इनकी मोहरें। ठीक है, सील्स। अब मैं बताता हूँ सील होती क्या है। ठीक है, मैं लिखा भी दूं आपको, चलो। अभी मैं ऐसे लिख रहा है ना, फिर आगे चल के ना पॉइंट भी लिखाना शुरू करूंगा। आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं, मेंस में नहीं जाते ना, बहुत लंबा हो जाएगा चीजें। आ, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको सील्स। इनकी सील सबसे अच्छी क्वालिटी की थी, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इनकी आर्ट एंड कल्चर का, इनकी सील्स। ठीक है, दूसरी बात मैं लिखा दूंगा आपको, ऐसे अगली बार से मैं आपको पॉइंट पे लिखाऊंगा, ऐसा आप लिखते जाना। ठीक है, हमारा टाइम बच जाएगा। इनकी सील देखो, सील होती क्या है, मोहरा का काम क्या होता है? ये मैंने बताया, व्यापार कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन व्यापार कर रहे हैं। तो व्यापार कर रहे हैं, मान लो कि मैं लोथल में बैठा कोई व्यापार हूँ, एक व्यापारी आप है कोई, ठीक है। तो मुझे वहां पे कोई मेसोपोटामिया अपना कुछ सामान भिजवाना है, मान लो मुझे कि उनके सॉरी कॉटन के कुछ कपड़े भिजवाने हैं, वहां से मैं कुछ रत्न मंगा रहा हूँ। तो अब मोहर का दो काम होता था। मैंने एक पोटली ली, पोटली बंद की, उसके ऊपर क्या क्या इसका प्रोसेस होता था बनाने का पूरा। मिट्टी लेते थे, गर्म करते थे, और पूरे सील करते थे ऐसे। ठीक है, उसके ऊपर मैं ठप्पा मारता था अपना, जैसे मेरा सुप्रीत बडोनी है, तो मैं ऐसे एक, मैंने एक अपना इंसिग्निया डिजाइन कर लिया ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके अपना एक मोहर बना दी।
तो मैं उस जब मैं उसके ऊपर सील बंद कर दूंगा उसे, तो उस मिट्टी के ऊपर अपना सील बांध दूंगा ऐसे। ठीक है। अब इसके दो फायदे होते हैं। ठीक है। एक तो जब उसे वहां पर मिलेगा तो इसे पता चल जाएगा किसने भेजा है, तो ओनरशिप पता चल जाएगी कि भैया ये कोई एसबी नाम की कंपनी है, उसने भेजा मुझे। पहला तो ये हो गया। और दूसरा बात, इससे एक प्रोटेक्शन मिलती थी। प्रोटेक्शन फॉर एग्जांपल कि मैंने भेजा है सामान मेसोपोटामिया किसी दूत के हाथों, आपके हाथों, ठीक है। अब मेसोपोटामिया जा रहे हो आप। अब हो सकता है आपका मन में कुछ हो जाए, क्या है कैसा है, आपने सील खोली, तोड़ के कुछ ले लिया और बाकी आधा दे दिया। फोन वोन तो है नहीं। मैंने मान लो 5 कपड़े भेजे, इन्होंने सील तोड़ के 4 वहां पहुंचाए, एक ले लिया। ठीक है। तो सील से प्रोटेक्शन भी होता था, क्योंकि कच्ची मिट्टी को पका के जब आप सील बना दोगे, उसे तोड़ोगे तो दोबारा नहीं कर सकते आप। ठीक है। तो इससे दो होते थे, एक तो ओनरशिप पता चल जाती थी किसने भेजा, दूसरा प्रोटेक्शन हो जाता था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, हमें सील दो उसमें मिली है शेप में, एक है सर्कुलर वृत्ताकार और दूसरी है रेक्टेंगुलर आयताकार। इन दो शेप में हमें इनकी सील ज्यादा मिली है। इसका साइज भी है आधा इंच से 2.5 इंच। आधा इंच सोचो कितना होता है, आधा इंच से 2.5 इंच इतना साइज है। उसमें मत जाओ, ठीक है, बहुत छोटा साइज। ये ऐसे मिली है। इसके ऊपर कुछ गुदे हुए एनिमल्स हैं, मोटिव्स वगैरह हैं। जैसे कि बिना कुबड़ वाला हम प्लस, वो देखा होगा आपने, बुल। बुल वैसे सांड होता है, लेकिन बैल मान लो। बिना कोड वाला सांड। यूनिकॉर्न पता है आपको, यूनिकॉर्न? यूनिकॉर्न को हिंदी में कुछ बोलते हैं क्या? वाह। दो सिंह वाला घोड़ा कौन होगा फिर? होगा। देखो, कॉमन सेंस लगाओ, यूनिकॉर्न को यूनिकॉर्न ही बोलेंगे इंग्लिश में, क्योंकि यूनिकॉर्न हमारी माइथोलॉजी का पार्ट रहा ही नहीं कभी। ये यूरोपियन अमेरिकन उनकी मैथोलॉजी का पार्ट है, वेस्टर्न कल्चर का पार्ट है ना, ये यूनिकॉर्न वगैरह। हैरी पॉटर वगैरह में देखा होगा आपने, हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वगैरह में। तो उनकी मैथोलॉजी का पार्ट है, तो हमारा नाम नहीं इसमें कुछ। ठीक है। और इसमें स्वास्तिक के स्वान भी दिखे हमें। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इनका शेप, साइज और इसका क्या पर्पस होता था, और जो साइन इस पे मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा साइन जो इसमें मिला है दैट इज हम्पलेस बुल। आप ये बात हमेशा आगे भी याद रखना। आगे जो मैं बताऊंगा ना आपको, मृण मूर्तियां बना रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा बनाते थे हम्पलेस बुल। इन्हें पता नहीं क्या प्यार था बिना कुबड़ वाले ऊंट से, हर जगह इनका बिना कुबड़ वाला ऊंट बना रहता था। अब बड़ा प्राइडली बनाते थे कि देखो कितना बेहतरीन बना रखा, मतलब कंपटीशन टाइप का हो रहा है कि बिना कुबड़ वाला बैल की सबसे अच्छी मृण मूर्तियां कौन बनाएगा, सबसे अच्छा मुहर में कौन छापेगा। तो बड़ा प्राइड फील होता था कि इसका वो हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ शायद उससे पूजनिया वगैरह कुछ रहा होगा, या फिर एक, बिल्कुल वो भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही बात, वो भी एक तरीका है सोचने का। ठीक है। और भी हो सकता है, इसे शायद प्रॉस्पेरिटी का साइन माना जाता होगा, जिसपे जितने ज्यादा बैल उतने ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उतना ज्यादा पैसा। ठीक है, तो ये सब चीजें ना, देखो वही बोल रहा हूँ, हड़प्पा बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन लिखा कुछ मिला नहीं है हमें, तो हम ऐसी कयास लगाते रहते बैठ के। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं आपको लिखा रहा हूँ। तो लिखना इसमें। और इसका मटेरियल भी लिख लो, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछते नहीं वैसे। उसकी बनती थी, मैंने बता था ना अभी, सेल खड़ी। ठीक है, स्ट्रेट टाइट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। अब मैं लिखा दिया आप, ये लिखते जाना, मैं बता रहा हूँ। लिखना इसमें। हाँ। हड़प्पा कालीन मोहरे। हड़प्पा कालीन मोहरे इनकी कला का उत्कृष्ट नमूना है। इनकी कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। ये सामान्यतः स्टेटाइट या फिर सेल खड़ी की बनी हुई होती थी। ये सामान्यतः स्टेटाइट या फिर सेल खड़ी की निर्मित होती थी। और इनका आकार, और इनका आकार, इनका आकार वृत्ताकार एवं आयताकार ही होता था। ठीक है, इसके आकार पूछते नहीं, लेकिन ये मान के लो आधा इंच से 2.5 इंच बहुत छोटा आकार होता है। ठीक है।
आयताकार एवं वृत्ताकार ही होता था। आगे लिखना। इनका सामान्य प्रयोजन। इनका सामान्यता सामान्य प्रयोजन। प्रयोजन। स्वामित्व। 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 प्रेषित करना। प्रेषित करना मतलब मैं अपनी स्वामित्व बता रहा हूँ ना आगे वाली पार्टी को। स्वामित्व प्रेषित करना एवं वस्तु की रक्षा करना होता था। इनकी मोहर पर। इनकी मोहरों पर सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा बिना कुबड़ वाला बैल हम प्लस बुल। बिना कुबड़ वाला बैल हम प्लस बुल बना हुआ होता था। बना हुआ होता था जिसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न। स्वास्तिक। यूनिकॉर्न स्वास्तिक एवं पीपल के पत्ते के चित्र भी मिले। पीपल के पत्ते के चित्र भी मिले हैं। ठीक है, तो ये सब इसमें बनाते थे। क्लियर है? ठीक है, तो ये बेसिकली हमने देखा कि सील्स, इनकी मोहरें उत्कृष्ट क्वालिटी ने सील्स बनाई, और देखा सर्कुलर रेक्टेंगुलर बन रही है, स्टेटाइट की बन रही है, ओनरशिप और प्रोटेक्शन बता रही है, सब चीजें। और क्या क्या उसमें बन रहा है हम प्लस फुल याद रखना बिना कोड वाला। आगे लगता है मृण मूर्ति कैसे बना रहे हैं, इसमें लिखना आ गया। ठीक है, मृण मूर्ति के बारे में लिखना। आ, मृण मूर्तियां, पैराग्राफ चेंज कर लिखना। मृण मूर्तियां पकी हुई रेत से निर्मित हुआ करती थी। पकी हुई रेत से निर्मित हुआ करती थी। इन्हें हाथ से बनाया जाता था। इन्हें हाथ से बनाया जाता था। और और आ, हमें हमें पुरुष एवं महिलाओं की काफी मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। महिलाओं की कई मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। बेसिकली नर मादा मेल फीमेल दोनों मिली हमें। कई मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इन पर इन पर पशुओं एवं पक्षियों के पशुओं एवं पक्षियों के चित्र बनाए गए हैं। चित्र बनाए गए हैं। और लिखना सर्वाधिक मृण मूर्तियां सर्वाधिक मृण मूर्तियां सर्वाधिक मृण मूर्तियां इसी की बिना कुबड़ वाले बैल की प्राप्त हुई। हुई, प्राप्त हुई। ठीक है, इतना लिखेंगे इसमें।
कभी दिल्ली वगैरह जाओगे, नेशनल म्यूजियम जाना, तो वहां पर आपको इतनी छोटी छोटी मूर्तियां मिलेंगी जो अभी हड़प्पा काल की आज तक प्रिजर्व करके रखेंगे। बहुत इतनी छोटी छोटी बंदर बना रखे होंगे, कहीं पे बिना कुबड़ वाला बैल बना रखा होगा, तो इतने प्यारे इनके बना रखे। इतने छोटे छोटे आर्टिफैक्ट उस टाइम पे बनाने बड़ी असंभव सी बात लगती है, वो भी हाथ से बना हुआ, ठीक है, मशीन का वेट नहीं है। तो इनका टेराकोटा पे करता। अगले लिखते हैं हम जो उसकी मूर्ति के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें लिखता है मूर्ति के बारे में लिखते हैं हम। इस काल से इस काल से पत्थरों एवं धातु, पत्थर एवं धातु, पत्थर एवं धातु दोनों की ही मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। पत्थर की बनी मूर्ति, पत्थर की बनी एक मूर्ति हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है, जिसे कि पुजारी राजा की मूर्ति कहा जाता है। क्योंकि पुजारी राजा, प्रीस्ट किंग भी लिख सकते हो आप इसे, प्रीस्ट किंग की मूर्ति है, बहुत फेमस है। हाँ, पुजारी राजा, प्रीस्ट किंग की मूर्ति भी कहा जाता है, जो कि वही स्टेटाइट मतलब सेल खड़ी की बनी हुई है। सर जो कि सेल खड़ी की बनी हुई है। आगे लिखना। धातुओं में धातुओं में मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। सर रिपीट कर दो। धातुओं में मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने वो देखी होगी मूर्ति, कभी किसी ने देखी है यहाँ पे? त्रिभंगा में जो है नेकलेस पहना है, उसने देखा आप सभी ने? मेरे ख्याल सभी ने किताबों बचपन में देखी हुई, वो सबसे फेमस मूर्ति है, ठीक है। बहुत फेमस है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है। और क्या साइज होगा उसका, कितनी बड़ी होगी वो, सोचा आपने कभी? इतनी, जमीन से? अच्छा, वैसे इतनी छोटी सी मूर्ति है, ज्यादा बड़ी नहीं है, कभी देखना आप। ऑरिजिनली बहुत छोटी छोटी मूर्ति हो, ठीक है। तो छोटी मूर्तियां बनाया करते थे, बड़े बड़ी मूर्ति नहीं बनाते थे, पर बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की मूर्ति, ठीक है। इसकी एक टेक्निक थी, लॉस्ट क्ले टेक्निक, उसमें बनाते थे, ठीक है, मतलब लॉस्ट वैक्स टेक्निक। हाँ, मोम वैक्स होती है ना, मोम मोम को मेल्ट करके उसमें एक सांचे में डालते थे, फिर उसे नीचे से गला वो जलाते थे, गर्म करते थे, मोम पिघल के वापस आ जाता था वो, ऐसा होता था, ठीक है। तो लंबा वो प्रोसेस, पर लॉस्ट वैक्स टेक्निक नहीं आती ना। अभी पूछेंगे ना कभी कि ये मूर्तियां किस टेक्निक से बनती थी, तो बस ये याद रखना है, इस टेक्निक को हम बोलते थे लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ठीक है। कि भैया मोम डाली, मोम गर्म की, पिघलाई, बाहर निकल गई और मूर्ति बनकर तैयार हो गई, ठीक है। लॉस्ट टेक्निक मूर्ति से, इसमें हम आगे बात करेंगे कभी। इतना क्लियर है? ठीक है, तो देखा हमने इसकी सील देख ली, मृण मूर्ति देख ली, मूर्ति देख ली। अब इनके मृदभांड देखते हैं। मैंने पहले लिखा चुका हूं आपको, बस यहाँ पे रिपीट कराऊंगा कि हड़प्पा काल में जो मृदभांड चलते थे बेस्ट क्वालिटी के थे, वो थे एक तो रेड देखा हमने, ब्लैक देखा, रेड एंड ब्लैक देखा, और ये ग्लेज्ड थे, ठीक है। एक बात याद रखना एक टर्म, कि सारे जो मृदभांड थे ग्लेज्ड थे। ग्लेज्ड मतलब समझते हो आप लोग? ग्लेज, चमक नहीं आती, धूप की चमक आंख में, तो ऐसे चमकीला टाइप का, तो सब चमकीले टाइप के थे।
ठीक है, चमकीला से आधे एक मूवी आ रही है ना आजकल, चमकीला, आनंद चमकीला, ग्लेस पेपर, हाँ चमक वाले जो होते हैं। ठीक है, तो चमकीले बढ़िया बढ़िया मतलब अच्छा पॉलिश टाइप के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लिखना, मृदभांड में लिखना। हड़प्पा कालीन मृदभांड मुख्यतः 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 काले, मुख्यतः काले, कौमा लाल, कौमा लाल, एवं एवं लाल एवं काले हुआ करते थे। मतलब एक तो काले हो गए, एक लाल हो गया, एक में लाल काला दोनों हो गया। ठीक है, लाल एवं काले हुआ करते थे। एक मिनट सर, पहले काले लाल एवं लाल काले। काले लाल, फिर तीसरा जो है काले एवं लाल, ये मिक्स हो गया। लाल काले बोलो, काले लाल बोलो, दोनों को मिक्स कर रखा हमने। इसमें एक लाइन जो है ना, इनकी चमक या फिर इनकी विशेषता, इनकी विशेषता, इनका चमकीला होना होता था। चमकीला मतलब ग्लेज्ड बेसिकली। ठीक है, अब इंग्लिश में थोड़े ये फायदे होते हैं हमें। जैसे हम कहीं भी देखते हैं ना ग्लेज्ड पॉटरी, तो हम समझ जाएंगे हड़प्पा का है। ठीक है, बल्कि हिंदी में चमकीला वर्ड कई बार यूज कर सकते हैं, पॉलिश को भी चमकीला बोल देते हैं ना कई बार हिंदी में। ठीक है, इनकी विशेषता, इनका ग्लेज्ड या फिर इनका चमकीला होना है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो समझ रहे हो ना बात को आप लोग? ठीक है, तो बेसिकली हमने इनका आर्ट एंड कल्चर कर लिया है, जिसमें हमने इनके सारे चार पॉइंट देख लिए, इनके मोहरे, मृण मूर्तियां, मृदभांड और इनका मूर्ति। जो मूर्ति हमने पता है, एक हमने पत्थर की भी देख ली, धातु की भी देख ली। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी तक हमने इनका क्या देखा है, नगर नियोजन देखा है, इनकी आर्थिक व्यवस्था के चार पॉइंट देखे, इनका आर्ट देखा है। ठीक है, इनकी लिपि भी लिख लो। लिपि इनकी क्या थी? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, सर आपकी वॉइस नहीं। क्या आपने मतलब जब, ताकि बस, सर आवाज नहीं आ रही है, लिपि के आगे कुछ सब सुनाई नहीं। अब आ रही है आवाज आपको? जी अब आने लगी सर, लिपि के बाद आपने क्या बोला नहीं सुनाई पड़ा। सर फिर चली गई। जब हेलो, जी जी अब आपकी सुनाई पड़ रही है। अब आ रही है ना? यस सर आ रही है। हाँ, क्या बोलते थे सर? हाँ, बूस्टर फूडान बोलते थे ना। ठीक है, भाई देखो, हम आज या कल की क्लास में हम हड़प्पा खत्म करेंगे। मुझे ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हड़प्पा की 10 या 12 साइड लिखानी, उसमें क्या मिला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन उससे आता है कि युग्म शवाधान कहाँ मिला है, ठीक है, सिला हुआ कपड़ा कहाँ मिला है, सिमेट्री एच कहाँ मिली है, गोदीवाड़ा कहाँ मिला है, वृहत अंडाकार कहाँ मिला है। मैं आपको 10 या 8 या 10 साइड लिखा के वहां पे कम से कम 10-12 चीजें लिखाऊंगा, जो कि मैंने कई कॉपी किताबों से ढूंढ के निकाल के लिखी है। ठीक है, तो कल मैं किसी भी हाल में हड़प्पा खत्म करना चाहूंगा आप लोगों का। ठीक है, तो हड़प्पा खत्म होकर आगे निकलेंगे, तो कल किसी भी हाल तक हड़प्पा रिवाइज कर लो। बाद में प्रॉब्लम आएगी आपको, अगर नहीं पढ़ोगे ना भी, मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, बाद में इतने बुरे टाइम आएगा ना कि आपको लगेगा कि ये पढ़ भी लिया, आता भी है, पढ़ा है लेकिन आता नहीं है। तो पेपर करने बैठो यार, पक्का पढ़ा है लेकिन आंसर नहीं पता इसका, सब चीजें पता, आंसर नहीं पता, तो वो फालतू हो जाता है उस समय। ठीक है, तो रिवाइज कर लो अभी, बहुत फायदे में रहोगे।
जितने भी आपके जो सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स हैं उनसे कभी पूछना सर ये कि लिपि का नहीं लिखवाएंगे क्या आप? लिपि नहीं, वाला नहीं लिखवाएंगे? मैं लिपि भी लिखाऊंगा, उसके बाद एक और चीज लिखाऊंगा। मुझे कल तक ये चैप्टर खत्म करना है आपका, ठीक है, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है। ठीक है, तो वही बोल रहा था, कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे बरकरार रखो, रिवीजन बरकरार रखो, तभी आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो कल तक इसे निपटा दो, कल हड़प्पा हरान में लिखेंगे हम, और अभी एक दो चीज और लिखाऊंगा मैं, 5-10 मिनट जितना भी होता है, एक दो चीज और लिख लेंगे। ठीक है, तो इनकी लिपि लिख लेते हैं सबसे पहले। लिपि मैंने आपको बताई थी ना इनकी, इनकी लिपि की दो चीजें बात याद रखना, ठीक है। नहीं, खरोष्टी और वो अलग थी, ब्राह्मी अलग थी। इनकी लिपि जो थी, इनकी लिपि को एक तो थी पिक्टोरियल। पिक्टोरियल मतलब कि चित्रात्मक लिपि थी इनकी। ठीक है, चलो मैं लिखाता हूँ, इसके बाद दिखाता रहूंगा लिखना उसमें। इनकी लिपि चित्रात्मक थी। इनकी लिपि चित्रात्मक थी। चित्रात्मक थी, जिसमें मुख्यतः 400 से 600 चिन्ह बने हैं। मुख्यतः 400 से 600 चिन्ह बने हैं। इनमें कई पशुओं एवं पक्षियों की आकृति भी मिलती है। कई पशुओं एवं पक्षियों की आकृति भी मिलती है, जिनमें सबसे ज्यादा मिलने वाली जिसमें सबसे ज्यादा मिलने वाली आकृति मछली की है। ठीक है, याद रखना कि इनके पिक्टोरियल में मछली बहुत पाई जाती है। इनके सबसे ज्यादा मिलने वाली आकृति मछली की है। इनकी लिपि को बोस्ट्रीफोडॉन कहा जाता है। इनकी लिपि को बोस्ट्रीफोडॉन कहा जाता है। बोस्ट्रीफोडॉन कहा जाता है, जो कि पहले दाएं से बाएं एवं उसके बाद बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। पहले ये क्या होता है, राइट, पहले दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। ठीक है, इसे याद करने का सिंपल तरीका है, एक मिनट सर, पहले बाएं से दाएं? ये सर पहले बायां हुआ फिर दायां हुआ? पहले दाएं है। ये हो गया ना, पहले यहां से शुरू कर रहे हैं हम, दाएं से शुरू कर रहे हैं बाएं की ओर, फिर अगले कर रहे हैं बाएं से शुरू और फिर जा रहे हैं दाएं की ओर। या फिर सिंपल भाषा में याद रखना, जैसे किसी का नाम ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ऐसे नाम सर है, मेरा नाम सीमा, मेरा नाम सीमा यस है। देखिए ऐसे नाम है, तो एस वाला भी बहुत इजी, अपना एस बना देना, जैसे मैं एस बनाता हूँ ना, ऐसे हम राइट टू लेफ्ट और उसके बाद लेफ्ट टू राइट, फिर अगला राइट टू लेफ्ट, एस बना दो, हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ना, देखो राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर अगला फिर से राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो एस वाला याद रखना, तो इसे बोस्ट्रीफोडॉन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना इनकी स्क्रिप्ट के बारे में। पहली बात, ये चित्रात्मक है, 400 से 600 से चित्र मिले हैं, कई पशु पक्षी के चित्र मिले, सबसे ज्यादा मिले मछलियों के। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपको, मछलियों के। अगर आपको पूछता है कि मोहरों पे सबसे ज्यादा चिन्ह कौन से मिले, मूर्तियां किसकी मिली है, तो किसकी मिली है, बिना कोड में। लेकिन जो उनकी लिपि में जो सबसे ज्यादा मिले हैं, वो मछली के साइन मिले हैं। और ब्यूस्ट्रोफोडॉन कहता है बिल्कुल राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ठीक है, और ये हमें पता है कि इनकी लिपि को अभी तक हमारे द्वारा पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, एक जल्दी से एक पॉइंट लिखते हो, राजनीतिक व्यवस्था लिख लो, एक जल्दी 2-3 वर्ड लिखेंगे हम। राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, इसमें दो चीज दिखाऊंगा आपको। हमने देखा इनका जो हर चीज व्यवस्थित है, नगर नियोजित है, आपकी अर्थव्यवस्था नियोजित है, आपका लिपिबद्ध एक समाज है। ठीक है, सब चीज व्यवस्थित है। तो ऐसी व्यवस्था तभी हो सकती है जब कोई एडमिनिस्ट्रेशन हो। ठीक है, अब मानो कि आज के दिन से देहरादून में बोलो कि जो जिसकी लाठी उसका भैंस। ठीक है, कोई डीएम नहीं होगा, कोई सीएम नहीं होगा, कोई पुलिस नहीं होगी,
तो बिल्कुल एनार्की हो जाएगी ना हर जगह, बिल्कुल कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, वैसा हो जाएगा सब। तो होता क्या है हमने देखा इतनी व्यवस्थित जो सभ्यता बनी है, डेवलप हुई है, तो इसके पीछे कहीं ना कोई केंद्रीय अथॉरिटी रही होगी, पक्की बात है, लेकिन हमें साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो मैं यहाँ पे ये लिखाऊंगा कि हमें साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर रही होगी। तो एक व्यक्ति है डीडी कौशाम्बी, बोलते हैं कि जो पंडित लोग थे, पुजारी लोग थे, वो राजा रहे होंगे। एक आर एस शर्मा बोलते हैं जो व्यापारी वर्ग होंगे वो राजा रहे होंगे। तो उससे क्वेश्चन क्या आता है मैं बताता हूँ आपको, कि अगर वो क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा, राइट और रॉन्ग, हड़प्पा काल में एक राजा होता था, गलत जवाब, ठीक है। हड़प्पा काल में एक प्रशासनिक व्यवस्था होती थी, गलत जवाब। हड़प्पा काल में संभवतः कोई प्रशासनिक व्यवस्था होती थी, सही जवाब, संभवतः, ठीक है। और ये क्या ये प्रशासनिक व्यवस्था पुजारियों के हाथ में थी? हो सकती है। कौन कहते हैं? डीडी कौशाम्बी। और कौन कहते हैं व्यापारिक वर्ग में हाथ में थी? आर एस शर्मा। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन से बनता है, तो लिखना इसमें हड़प्पा कालीन राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र केंद्र कौन था? कौन था? है? कौन हूँ? कौन सा कौन समझा तुमने? कौन सा कौन समझा? कौन सा वाला कौन? अच्छा वही, अच्छा मैं बता रहा हूँ कि कौन था, ये किसी को नहीं पता। ठीक है, तो क्या लिखा अभी? हड़प्पा कालीन राज्य की व्यवस्था का केंद्र कौन था, इसकी जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी नहीं है, हालांकि इस व्यवस्था का कोई ना कोई प्रशासनिक केंद्र अवश्य रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि सब कुछ व्यवस्थित होता है, इतना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा। इस व्यवस्था का कोई ना कोई प्रशासनिक केंद्र अवश्य रहा होगा। ठीक है, जो मैं नाम लिखा रहा हूँ हिस्टोरियंस है, इतिहासकार है, वो नहीं लिखा रहा हूं मैं, बस लिखना डीडी कौशाम्बी के अनुसार। ठीक है, डी डी कौशाम्बी के अनुसार। ठीक है, डीडी कौशाम्बी के अनुसार के अनुसार प्रीस्ट क्लास नहीं होती, जो पुजारी वर्ग है, ये बोलते हैं कि पुजारी वर्ग ही राजा रहा होगा। लिखना डीडी कौशाम्बी के अनुसार पुजारी वर्ग, डीडी कौशाम्बी के अनुसार पुजारी वर्ग एवं आर एस शर्मा के अनुसार के अनुसार मर्चेंट क्लास, या फिर जिसे कहते हैं हम व्यापारी वर्ग। आर एस शर्मा के अनुसार मर्चेंट क्लास मतलब व्यापारी वर्ग सत्ता के केंद्र में रहा होगा। रहा होगा। ठीक है, इतना क्लियर आप लोगों ने? तो ये इसका पॉलिटिकल व्यवस्था थी। इतना आज करेंगे हम, कल इसका ना धार्मिक व्यवस्था करेंगे थोड़ी, और इसके डिक्लाइन के कारण, ठीक है, पराभव के कारण, इसके टूटने के कारण, खत्म होने के कारण लिखेंगे। फिर कल मैं आपको कल आप लिखेंगे, कल हम डिस्कस कुछ नहीं करेंगे, पॉइंट भी लिखाऊंगा, लोथल से क्या मिला, हड़प्पा से क्या मिला, मोहनजोदड़ो से क्या मिला, समझाने के लिए कुछ नहीं, तो तेज तेज लिखना उसको। ठीक है, कल हर हाल में हमें हड़प्पा खत्म करना है। ठीक है, चलो फिर कल मिलता है, थैंक यू।